Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो बात करते हैं यूनिट 1 के टॉपिक एमसीक्यू के बारे में. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. Who were the scientists awarded the Nobel Prize in Physics in 1952 for the discovery of nuclear magnetic resonance? यानी कि NMR को डिस्कवर करने के लिए किन साइंटिस्ट को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1952 में, वो आपको बताना है. ऑप्शन ए हमारा पॉल लिटरबर एंड पीटर हेम्सफील्ड. ऑप्शन बी हमारा फेलिक्स ब्लोच एंड एडवर्ड पर्सल. या ऑप्शन सी हमारा रेमंड डेमेडियन एंड रिचर्ड अर्नस्ट. या ऑप्शन डी हमारा निकोला टेस्ला एंड विलियम रोंचन. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेलिक्स ब्लोच और एडवर्ड पर्सल नामक जो साइंटिस्ट थे दो, इन्होंने जो है डिस्कवर किया था एमआरआई को 1940 के दशक में, और 1952 में जो है उनको नोबेल प्राइज दिया गया. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट मेजर ब्रेक थ्रू इन एमआरआई डिड रेमंड डेमेडियन डेमोन्स्ट्रेट इन 1971? तो 1971 में रेमंड डेमेडियन नामक साइंटिस्ट ने क्या कर दिखाया था, क्या ब्रेक थ्रू दिया था, वो हमें बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल एमआरआई यानी कि एफएमआरआई. या ऑप्शन नंबर बी हमारा द एबिलिटी ऑफ एनएमआर टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड कैंसरस टिश्यू. ये ऑप्शन नंबर सी हमारा द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेडियंट कॉइल्स फॉर स्पेशल लोकलाइजेशन. ये ऑप्शन नंबर डी हमारा द फर्स्ट क्लिनिकल एमआरआई स्कैन ऑन ए ह्यूमन. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है एबिलिटी ऑफ एनएमआर, यानी कि एनएमआर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल और कैंसरस टिश्यू में. रेमंड डेमेडियन साइंटिस्ट की ये ब्रेक थ्रू के बाद जो है हमें पता चला कि जो मेडिकल फील्ड है या डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में हम इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस को. क्वेश्चन नंबर 3. हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल लोकलाइजेशन इन एनएमआर विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ 2-डायमेंशनल एमआरआई इमेजेस? तो किसने जो है स्पेशल लोकलाइजेशन का जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था एनएमआर में, वो हमें बताना है, जिसके फलस्वरूप हम जो है 2-डायमेंशनल यानी कि 2D इमेजेस जो है वो बना पाए एनएमआर में, ये आपको बताना है. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पीटर हेम्सफील्ड. ऑप्शन नंबर बी हमारा रेमंड डेमेडियन. ऑप्शन नंबर सी हमारा पॉल लुटरबर. या ऑप्शन नंबर डी हमारा एडवर्ड पर्सल. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉल लुटरबर नामक साइंटिस्ट ने जो है स्पेशल लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए थे, जिसके बाद जो है 2-डायमेंशनल इमेजेस को जो है सक्षम बनाया सका. क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एमआरआई स्कैन ऑन ए ह्यूमन कंडक्टेड? तो पहला जो सक्सेसफुल एमआरआई स्कैन है ह्यूमन पर, वो कब कंडक्ट किया गया था, वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा 1946. ऑप्शन नंबर बी हमारा 1952. ऑप्शन नंबर सी हमारा 1973. या ऑप्शन नंबर डी हमारा 1977. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1977 में जो है फर्स्ट एमआरआई स्कैन किया गया था ह्यूमन पे. यह क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट की डेवलपमेंट इन एमआरआई टेक्नोलॉजी अकर्ड इन दी 1980s एंड 1990s? तो 1980 से 1990 के दशक में एमआरआई में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा द डिस्कवरी ऑफ एनएमआर यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. ये ऑप्शन नंबर बी हमारा द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट इमेजिंग टेक्निक लाइक स्पिनिको एंड ग्रेडेंटिको. ये ऑप्शन नंबर सी हमारा द फर्स्ट ह्यूमन एमआरआई स्कैन. ये ऑप्शन नंबर डी है हमारा द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एन एमआरआई. तो अगर इसमें जो है ऑप्शन की देखें तो ए ऑप्शन में है हमारा डिस्कवरी ऑफ एनएमआर. तो जो एनएमआर की डिस्कवरी है वो 1940 के दशक में हुई थी. और ऑप्शन सी की बात करें तो फर्स्ट ह्यूमन एमआरआई अभी हमने जाना 1977 में हुआ था. और ऑप्शन डी की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एमआर, ये प्रेजेंट सिनेरियो में जो है हो रहा है. तो जो बेसिकली 1980 और 1990 के दशक में हुआ था वह हुआ था ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट इमेजिंग टेक्निक लाइक स्पिनिको और ग्रेडियंटिको. तो स्पिनिको बेसिकली एसई और ग्रेडियंटिको यानी कि जो जीआरई है, इन सब की जो डेवलपमेंट है वह 1980 से 1990 के दशक में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द प्राइमरी एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ इंटरेस्ट इन एमआरआई? तो प्राइमरी एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ इंटरेस्ट क्या है एमआरआई में, वो आपको बताना है. ऑप्शन नंबर ए हमारा कार्बन 12. ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑक्सीजन 16.
ऑप्शन नंबर सी हमारा हाइड्रोजन 1 या ऑप्शन नंबर डी हमारा फॉस्फोरस 31। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन बेसिकली। तो प्राइमरी एटॉमिक इंटरेस्ट इसलिए हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन की जो है अबंडेंस मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और जिसके बेसिस पर जो है वो हम इमेज गैदर करते हैं एमआरआई में। तो बेसिकली हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स टू प्रोटॉन्स व्हेन प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली जब प्रोटॉन को क्या असर होता है जब वह स्ट्रॉन्ग बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दे बिकम स्टेशनरी, बी हमारा दे अलाइन आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड, या ऑप्शन नंबर सी हमारा दे स्टार्ट एमिटिंग एक्सरेज, या ऑप्शन नंबर डी हमारा दे स्टार्ट प्रीसेसिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैसे कि आपको पता है जब हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आता है तो वो बेसिकली या तो इधर पैरेलल होते हैं या एंटी पैरेलल हो जाते हैं फील्ड के। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रिसीशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमआरआई। एमआरआई के संदर्भ में प्रिसीशन किसे कहा गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अलोंग द B0 फील्ड यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा द स्पिनिंग मोशन ऑफ प्रोटॉन अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा द एमिशन ऑफ RF सिग्नल्स, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा द प्रोसेस ऑफ इमेज रिकंस्ट्रक्शन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि द स्पिनिंग मोशन ऑफ प्रोटॉन्स अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पिनिंग मोशन जो है प्रोटॉन का अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड वह कहलाता है प्रिसीशन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स व्हेन एन RF पल्स एट द लार्मर फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू द प्रोटॉन। कब बेसिकली RF पल्स पे जो है क्या होता है जब RF पल्स जो है लार्मर फ्रीक्वेंसी पे प्रोटॉन पर जो है अप्लाइड की जाती है तो उस समय क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दे अलाइन कम्प्लीटली विद मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा दे एमिट एक्सरेज, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा दे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड मूव टू ए हायर एनर्जी स्टेट, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा दे स्टॉप प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड मूव टू हायर एनर्जी स्टेट। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है RF पल्स सेंड की जाती है एट दी लार्मर फ्रीक्वेंसी। लार्मर फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर जो हमारा हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो स्पिनिंग मोशन क्रिएट होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो बेसिकली उस स्थिति में जो है कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और बेसिकली हायर स्टेट में एनर्जी स्टेट में चला जाता है हाइड्रोजन प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ रिलैक्सेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच प्रोटॉन रीअलाइन विद द एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड। तो किस टाइप के रिलैक्सेशन में जो है प्रोटॉन रीअलाइन हो जाता है विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1 रिलैक्सेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा T2 रिलैक्सेशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्री इंडक्शन डिके, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इको टाइम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि T1 रिलैक्सेशन। T1 रिलैक्सेशन को हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी कहते हैं। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आता है तो वह रीअलाइन हो जाता है। जैसे हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन है वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आने के बाद वह एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो रीअलाइनमेंट होता है विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम T1 रिलैक्सेशन कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2 रिलैक्सेशन। तो क्या प्राइमरी डिफरेंस है T1 और T2 रिलैक्सेशन में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा T1 रिलैक्सेशन मेजर प्रोटॉन डेंसिटी वाइल T2 रिलैक्सेशन एनर्जी एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन नंबर बी हमारा T1 रिलैक्सेशन अकर फास्टर दैन T2 रिलैक्सेशन, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा T1 रिलैक्सेशन इज स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन वाइल T2 रिलैक्सेशन इज स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। ऑप्शन डी हमारा T1 रिलैक्सेशन इज ओनली यूज्ड इन ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। तो आपको जो है T1 और T2 रिलैक्सेशन में डिफरेंस बताना है, क्या प्राइमरी डिफरेंस है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि T1 रिलैक्सेशन जो है वो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन है वाइल जो T2 रिलैक्सेशन है वो स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रेडियंट कोयल इन एमआरआई। तो ग्रेडियंट कोयल का क्या इस्तेमाल होता है एमआरआई में वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा टू प्रोड्यूस द मेन मैग्नेटिक फील्ड,
ऑप्शन नंबर बी हमारा टू एक्साइट प्रोटॉन ऑफ लार्मर फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा टू स्पेशली एनकोड दी हमारा सिग्नल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा टू मेजर दी रिलैक्सेशन टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। तो रोल क्या होता है ग्रेडियंट कोइल्स का वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टू स्पेशली एनकोड दी एमआर सिग्नल फॉर इमेज फॉर्मेशन। स्पेशल इनकोड करते हैं और एमआर सिग्नल को इमेज फॉर्मेशन के लिए गैदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मैथमेटिकल टेक्निक इज़ यूज टू कन्वर्ट एमआरआई सिग्नल्स इनटू इमेजेस। तो आपने पढ़ा था कि जो एमआर सिग्नल्स है वह एक मैथमेटिकल टेक्निक के माध्यम से जो है उसको बेसिकली एमआर सिग्नल्स को जो है इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो वह कौन सी होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा बूलियन अलजेब्रा। या ऑप्शन नंबर डी हमारा वेक्टर कैलकुलस। तो जैसा कि आपने जाना था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फूरियर ट्रांसफॉर्म की वजह से जो है एमआर सिग्नल्स को इमेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एमआरआई कंपेयर टू दी अदर टेक्निक। तो गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो हमारी जो लिमिटेशन है यानी कि लिमिटेशन होती हैं बाधाएं, तो कौन सी इसमें जो है ऑप्शन में से वह बाधाएं नहीं है जो अदर इमेजिंग मोडेलिटीज़ के कंपैरिजन में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा लॉन्गर स्कैन टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा हाई कॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन। या ऑप्शन नंबर डी हमारा कंट्राइंडिकेशन फॉर पेशेंट विद मेटल इम्प्लांट्स। तो लिमिटेशन इसमें जो है वो ए बी और डी ऑप्शन जो है सारे लिमिटेशन है, यानी कि एमआरआई में लॉन्गर स्कैन टाइम लगता है, हाई कॉस्ट भी होती है, और जो मेटल इम्प्लांट्स के पेशेंट हैं उनके लिए जो है कंट्राइंडिकेशन होता है, यानी कि आप नहीं कर सकते ऐसे पेशेंट का, और या आपको रिमूव करवाने पड़ेंगे मेटल इम्प्लांट्स। तो इसमें जो है लिमिटेशन नहीं है वह है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, एक्सपोज टू आयनाइजिंग रेडिएशन, क्योंकि हम जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड का जो है इस्तेमाल करते हैं जो है एमआरआई में। तो बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई इज एमआरआई कंसिडर्ड सेफर देन एक्सरे एंड सीटी फॉर रिपीटेड इमेजिंग। तो एमआरआई को क्यों बेसिकली सेफ माना जाता है एक्सरे और सीटी के कंपैरिजन में रिपीटेड इमेजिंग के लिए, यानी कि बार बार अगर आपको स्कैनिंग करनी है तो उसके संदर्भ में एमआरआई ज़्यादा बेहतर विकल्प होता है एक्सरे और सीटी के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इट हैज़ फास्टर इमेजिंग एक्विजिशन टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा इट डज नॉट यूज़ आयनाइजिंग रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इमेजिंग। या ऑप्शन नंबर डी हमारा इट डज नॉट रिक्वायर पेशेंट पोजिशनिंग एडजस्टमेंट्स। तो एमआरआई में बेसिकली आपको सेफ़र और बेसिकली रिलायबल है और काफ़ी डिटेल्ड में आपको जो है पिक्चर मिलती है, इमेजिंग मिलती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इट डज़ नॉट यूज़ आयनाइजिंग रेडिएशन। एक्सरे और सीटी में जो है आपको आयनाइजिंग रेडिएशन देखने को मिलती है जो खतरनाक होती है और यू कैन से हार्मफुल होती है पेशेंट के लिए, एज़ कम्पेयर टू एमआरआई में ऐसा नहीं होता। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, इट डज़ नॉट यूज़ आयनाइजिंग रेडिएशन। तो ये थे हमारे 15 MCQ on the unit 1. I hope you clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like and thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।